वाई इज सिटीजनशिप द मोस्ट वैल्यूएबल बेसिक ह्यूमन राइट्स। तहरीम ने अभी जवाब दिया है कि बाकी जितने भी राइट्स हैं इसके साथ मुंसलिक हैं। दैट्स गुड। एडिटोरियल इसी चीज के ऊपर था कि बाकी जितने भी ह्यूमन राइट्स, द ह्यूमन राइट्स which were granted in UN Charter of Human Rights 1949, the human rights which have been enshrined in the Constitution, because you are bound to put all those human rights in the Constitution. The These human rights are directly linked with a contract, which is also called a contract with the citizen, and that is called social contract. And there's so many social contract theories in the history. लेकिन सिंपल ये है कि इंसान का सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या स्टेट स्टेट के साथ, सोसाइटी स्टेट क्रिएट करती है और स्टेट फिर राइट्स देती है इंडिविजुअल को, लेकिन उसके बदले में इंडिविजुअल को भी अपने बहुत सारे राइट्स छोड़ने पड़ती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोज राइट्स विच आर बेस्ड अपॉन द एनिमल इंस्टिंक्ट, तो उसको छोड़ने पड़ती हैं और उसके बदले में वो राइट्स एंजॉय करता है जो स्टेट या सोसाइटी उसको कलेक्टिवली देती है। तो ये तो हमें थियरी का पता है बैकग्राउंड में, पोल साइंस में भी हमने पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने पढ़ा, सोशियोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़ा, इसके एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा हमने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी मौजूद है। तो उसकी बेसिस के ऊपर एक आदमी को सिटीजनशिप दी जाती है एक मुल्क की और उसके बदले में उसको सारे राइट्स तो दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में वो राइट्स मौजूद है, मोर देन 20 राइट्स दे आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो अगर आप सिटीजनशिप ही खींच लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो सारे राइट्स उसके डिप्राइव कर दिया आपने उनको। जैसे हम रोहिंग्या की मिसाल देखते हैं, रोहिंग्या जो है वो स्टेटलेस पीपल है, पैलेस्टीनियंस स्टेटलेस पीपल। इंडिया इज ट्राइंग टू टर्न मुस्लिम्स स्टेटलेस पीपल। जो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है इंडिया में, उसका मतलब यही है कि जो मुस्लिम्स हैं जिनके आबाओ अजदाद के डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है कि वो यहीं के रहने वाले थे, हिंदुस्तान के यहाँ पैदा हुए, वो चले जाए यहाँ से। साथ CAA यही है ना। तो इसका मतलब है कि सिटीजनशिप जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन, द मोस्ट बेसिक ह्यूमन। तो एक नंबर अपने आप को दें अगर आपने सही लिखा है, तहरीम ने ठीक लिखा है, एक नंबर उसको मिलेगा। आगे देखते हैं जी, गिव एटलीस्ट 3 रीजंस ऑफ डिसबिलीफ इन द 4% GDP फिगर एस्टिमेट बाय द गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है, और वैसे हमेशा हर गवर्नमेंट की, हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है द फिगर फॉरजेटिंग करती रहती है। GDP में है, GDP क्या है? GDP आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को पैमाइश करने का एक टूल है। GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक से पता चलता है कि आपके घर में, यानी आपके मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने बनाई उसकी टोटल वैल्यू, उसको कहते हैं GDP। ये थोड़ा डिफरेंट है GNP से। GNP कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तान के नेशनैलिटी होल्डर, जिनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी कार्ड है, उनकी इनकम को जब इंक्लूड किया जाए तो उसको कहते हैं GNP। अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, या चलें पाकिस्तान का हमारा कोई भाई है, इंजीनियर है, अमेरिका गया है, काम कर रहा है सर्विसेज सेक्टर में, यानी कि अपनी सर्विसेज दे रहा है इंजीनियरिंग में, और वो उसके लिए पैसे ले रहा है। वो पाकिस्तानी 10 लाख बनते हैं महीने का। तो जो 10 लाख महीने का है, या फर्ज करें 1 करोड़ बनता है पूरे साल का, तो जो 1 करोड़ पूरे साल का है, दैट इज द पार्ट ऑफ GNP ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो नेशनैलिटी होल्डर तो पाकिस्तान का है। बट दैट विल बी द पार्ट ऑफ GDP ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के अंदर रह के वो कमा रहा है वो पैसे। इसी तरीके से कोई कंपनी अमेरिका की है, से मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड की जितनी भी पूरे साल की कमाई होती है, तो वो GDP ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक एनवायरन में रह के, पाकिस्तान की ज्योग्राफी में रह के कमा रहा है, लेकिन GNP ऑफ अमेरिका। ये तो डिफरेंस आपको पता चल गया, GDP और GNP। ठीक है जी।
अब जीडीपी को मेजर किया जाता है 4%, 2%, 3%। अब ये क्या चीज है? जो तो इकोनॉमी के बंदे हैं वो तो उनके लिए तो आसान है, जिनके लिए नहीं है वो उनके लिए नहीं है। 4% का मतलब है परसेंटेज, यानी कि पिछले साल जितनी ग्रोथ हुई थी। और ग्रोथ तीन चीजों में होती है, एग्रीकल्चर, पाकिस्तान में खास एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जितनी प्रोडक्ट्स निकलती हैं उसकी वैल्यू, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स उसकी वैल्यू, और सर्विसेज, टीचर है सर्विसेज दे रहा, पैसे कमा रहा, ये सारे सर्विसेज, तो ये तीनों को कैलकुलेट करके वैल्यू। तो फर्ज करें पिछले साल वो 100 बिलियन रुपए थी, फर्ज करें पिछले साल 100 बिलियन रुपए थी, और इस साल वो 104 बिलियन रुपए हो गई। कितने परसेंट बढ़ गई? 4% बढ़ गई। पिछले साल से आज 4% जीडीपी आपका बढ़ गया। इसको आप बोलते हैं 4% जीडीपी। अच्छा, 5% या 5% से ज्यादा हो जीडीपी तो फिर कहा जाता है कि इतनी प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है कि नई जॉब को बीच में एब्जॉर्ब कर सके हमारी मार्केट। इसको इस तरीके से लिया जाता है। और अगर इतनी ना हो तो इसका मतलब है हमारे जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उनके लिए मार्केट में जगह नहीं है। तो फिर हम तखमीना लगाते हैं कि नौजवान कहाँ जाएंगे? क्राइम की तरफ जाएंगे, सीएसएस की तरफ जाएंगे, फलाने की तरफ जाएंगे, फलाने। इसमें सीएसएस, पीपीएससी, एफपीएससी एक बड़े कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमारे इन नौजवानों की एनर्जीज कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज होती है। अदरवाइज वो इधर उधर जाए, मार्केट में जॉब ना मिले तो क्या हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए, और वो फिर मार धाड़, टेररिज्म, क्रिमिनल क्राइम्स, और वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन के बाहर निकले। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, ठीक है 5%, 10% करप्शन होगी, बाकी ठीक है इसमें। तो इसमें 3-4 साल वो लगे रहती हैं, इसमें कंस्ट्रक्टिवली अपनी एनर्जीज को यूज करते हैं। बन गए ठीक है, नहीं बने तो फिर एक बड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट बन के बाहर निकलती हैं, किसी भी मार्केट प्लेस में जाती हैं, वो जगह ले लेते हैं। तो बार ये 4% गवर्नमेंट ने अचीव किया है, और 4% दुनिया वाले कह रहे हैं गलत है। 1 पॉइंट समथिंग % से ज्यादा पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई होगी। तो क्या रीजंस हैं कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट डेस्परेट बड़ी है दिखाने के लिए कि मैंने कुछ किया, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा इससे। मासवाई एनसीओसी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जो हाइब्रिड गवर्नेंस की एक मिसाल है पाकिस्तान में, और जिसने सक्सेसफुली कंटेन किया वायरस को फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन टिल नाउ एज कंपेयर टू इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज। इसके अलावा गवर्नमेंट के पल्ले कख नहीं है। और वो हाइब्रिड गवर्नेंस जो है, वो उसमें मिलिट्री पर्सनल, बेहतरीन किस्म के दिमाग उन्होंने दिए हैं, कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म है, सारे प्रोविंसेस कोऑर्डिनेट करते हैं, और उन्होंने कंटेन किया। बड़ा डिसिप्लिन किस्म का वैक्सीनेशन भी डिसिप्लिन तरीके से हो रही है, अदरवाइज खराब हो जाता है। तो नंबर एक तो गवर्नमेंट डेस्परेट है, आपने 4 दिन ही रीजन। नंबर दो, पूरा साल लॉकडाउन रहा है तो सर्विसेज सेक्टर को उन्होंने बहुत ज्यादा परसेंटेज में दिखाया है। अब मुझे वो परसेंटेज याद नहीं है, आप एडिटोरियल में से दे सकते हो कि इतने परसेंट उन्होंने दिखाया है, लेकिन वो याद रखने की जरूरत भी क्या है, आपको अपने एग्जामिनर को तो बताना नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया है। हालांकि पूरा साल तो सर्विसेज सेक्टर आपका काफी हद तक बंद रहा है, लोग घरों में बैठे रहे हैं, मार्केट में फैक्ट्रियां खुलेंगी, स्कूल्स खुलेंगे, हॉस्पिटल्स चलो खुले हुए हैं, तो फिर ही जाके सर्विसेज सेक्टर को जॉब मिलेगी ना, सर्विसेज करेंगे। तो ये मतलब इसमें थोड़ी सी एग्जैजरेट। फिर तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने एग्रीकल्चर को बेहतर दिखाया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारी बेहतर हुई। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कैसे बेहतर हो सकती है, जबकि पिछले साल तो कॉटन का धुर निकल गया हमारा, कॉटन आपकी तबाह हो गई, वीट आपकी तबाह हो गई, बारिशें ना होने की वजह से, ड्राउट्स होने की वजह से, शायद बीमारी भी है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये बिलीव नहीं रखते हैं कि जीडीपी इतना ग्रो किया होगा। पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन्स की वजह से सर्विसेज सेक्टर इतना फ्लरिश नहीं कर पाया है। फिर उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं, जो 2 मेन क्रॉप्स हैं, वो ख़राब हुई हैं। फिर उसके अलावा और शायद आपके रीज़न हो तो आप बता सकते हो, मेरे मुझे तो अभी इस वक्त ज़हन में 3 रीजन आ रही हैं। अच्छा, राइटर इंक्लूड्स ऑनलाइन सर्विसेज इन दिस कॉलम।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन सर्विसेज पाकिस्तान अभी बहुत आगे नहीं है इसमें। ठीक है, पाकिस्तान अब सारी दुनिया ही ऑनलाइन चली गई है और उसमें डिजिटल मार्केट जो है वो इंक्रीज किया है, लेकिन पाकिस्तान अभी इतना वाइब्रेंट नहीं हुआ उसमें। उसमें बहुत सारी जो बिजनेसेस हैं, जैसे अभी अमेजन पाकिस्तान में आया है, इसी तरीके से पेपॉल पाकिस्तान में आ कोई नहीं रहा है। तो बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हम ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि हमारी अपनी कोई चीज़ तो है नहीं। सेंट्रल कॉलम Israel's forever war by Maliha Lodi. In spite of the full support of the world powers, Israel's aggression this time created some hopes for the Palestinians in the world community. Give at least 4 such instances. अच्छा, सीएसएस का जो बच्चा है ना, वो बच्चा वो होता है जो गंद में से भी अच्छाई निकाल ले। इसको कहते हैं आपकी क्रिटिकल डेप्थ, आपके माइंड की क्रिटिकल डेप्थ। देखिए, एक आम बच्चा जो है ना, मैट्रिक का, एफए का, वो होता है जिसको नॉलेज हो चीज का। ये जो सीएसएस का नहीं है, इवन हमारी यूनिवर्सिटी से भी जो बच्चा निकल रहा है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है चीज़ों का, लेकिन सीएसएस में नॉलेज नहीं चाहिए उसको। सीएसएस में उसको चाहिए आपका इनरिच्ड माइंड। आप किस तरीके से उस नॉलेज की बेसिस के ऊपर क्रिटिकल परसेप्शन बेस करते हो। क्रिटिकल परसेप्शन में क्या चीज़ है, आपको पता है कि बड़ा बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो अच्छाई कौन निकालेगा इसमें से। हर बंदे को पता है अच्छा अच्छा हो रहा है, इसमें से बुराई कौन निकालेगा। मतलब क्रिटिकल परसेप्शन तो यही है कि दोनों साइड्स, क्रिटिकल का मतलब ये नहीं है कि उसको क्रिटिसाइज करते, दोनों साइड्स आप बयान करें। तो सीएसएस का स्टूडेंट जो स्मार्ट माइंड है वो क्रिटिकल माइंड होता है। तो ठीक है, इसराइल ने बड़ी एग्रेशन की है, मार मार के पैलेस्टीनियंस की चूल्हे ठोक दी हैं। फिर मुसलमानों की बेहिसी बेशर्मी भी इसके सामने हमें सामने नजर आती है, खासतौर पे अरब कंट्रीज की। इसमें आप बताएं कि इसमें अच्छाई क्या है। अच्छाई है पब्लिक ओपिनियन जो जनरेट हुई है पूरी दुनिया में। मुस्लिम कंट्रीज में तो चलो डेमोन्स्ट्रेशन हुए ही हुए हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बाहर सड़कों पे निकले हैं और उन्होंने पैलेस्टीनियन राइट टू लिव को डिफेंड किया है। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरे नंबर पर पहली दफा इसराइल फेस्ड इंटरनल डिसयूनिटी। इंटरनल डिसयूनिटी, इसराइल के अंदर कोई फिफ्थ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इसराइल इज अरब, और वो अरब पॉपुलेशन को वोट का हक भी हासिल है, और वो अरब पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव भी है कनेसेट। कनेसेट ये उनकी पार्लियामेंट को कहते हैं शायद। तो उसके अंदर उसको रिप्रेजेंटेशन भी है। वहां से जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है स्टार्ट हुई पहली दफा। तो इसराइल फेस्ड इंटरनल डिस्ट्रप्शंस, नंबर 2। नंबर 3, अमेरिका की जो रूलिंग पार्टी है उसमें फिशर्स पैदा हुए, उसमें से एक रिएक्शन आया, और वहां पे मुस्लिम जो कांग्रेस वुमेन थी वो भी, और उसके साथ जो तलाइब ने जिस तरीके से बातें की, उसके साथ साथ दूसरे भी जो कांग्रेसमैन थे, उनमें एक लॉबी जनरेट हुई, जो कि यूएस के इस एक्ट कि वो अनक्वेश्चनेबली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये तीसरी एक अच्छी चीज हो गई, इसमें से होप हमें मिल गई। फिर चौथे नंबर के ऊपर कितने मैंने कहा था, 4 सच इंस्टेंसेस। चौथा कोई बताए जी, चौथा कोई किसी को याद हो। तीन तो मैंने बता दिए। एक तो पब्लिक ओपिनियन पूरी दुनिया में, दूसरे नंबर पर अरब पैलेस्टीनियंस, तीसरे नंबर पर जो अरब इसराइलीज हैं, तीसरे नंबर पर अमेरिका के अंदर ही एक तरह से उनके खिलाफ रिएक्शन पैदा हुआ। चौथे नंबर पर शायद पहली दफा दुनिया को ये एहसास हुआ कि इसराइल इज डूइंग अपार्थाइड काइंड ऑफ एक्शंस। ये आप लिख सकते हो, और किसी के पास कोई चीज हो तो बता दें। तो ये आपके 3 क्वेश्चन जो मेजर क्वेश्चन से बनते थे, बाकी आपका नहीं बनता। तो मैं इसके बाद कौन सा था आपका वो पेपर जो जनरल नॉलेज का था, जनरल नॉलेज का पेपर आपका कौन सा था भला।
जनरल नॉलेज का पेपर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो उसको आप ये है जी के लेक्चर नंबर 29। आप अगर प्ले लिस्ट में वहाँ पे जाएंगे यूट्यूब के लेक्चर्स में से, तो जी के इसके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। 52 लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर खड़े होंगे। और मैंने पाकिस्तान में ख़ासतौर पे बहुत सारे जनरल नॉलेज के प्लेटफॉर्म्स और वीडियोस देखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये वाले लेक्चर्स हैं ये ज़्यादा प्रोडक्टिव आपको मिलेंगे। तो आगे देखते हैं जी। आर्यंस इज अ डैश रेस, प्योर वाइट रेस। ठीक है, इसने अपने ये प्योर वाइट का लिखा है, एक नंबर दी। तो आर्यन जो है प्योर वाइट रेस है, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में रहने वाली कौम थी, और जर्मन नाजी समझते थे कि जो जर्मनी है वो सिर्फ प्योर वाइट का है। नंबर टू, डैश वाज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस 1930। कौन सा वर्ल्ड, सॉरी ग्रेट, नहीं, नन ऑफ दीज, डी है, नन ऑफ दीज, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन। जो ग्रेट डिप्रेशन था was a world economic crisis in 1930s। आगे नंबर तीन, हॉलोकॉस्ट इज एन इंसिडेंट ऑफ मेल्टिंग डैश मिलियन Jews डेड इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। कितने Jews को मारा था उन्होंने? नन ऑफ दीज, यानी 6 मिलियन Jews को, 60 लाख Jews को उन्होंने कत्ल किया था। आगे नंबर चार, द ब्रिटिश पब्लिश्ड अ वाइट पेपर बिफोर WW2 प्लेजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन, किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन की थी? ज्यूइश माइग्रेशन, यानी बी। ठीक है, शाबाश। तहरीम, किरण और इमरान ने मेरा ख्याल है तैयार किया है, बाकी सारे एवं ही बस अपना टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। नंबर पाँच, डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। कौन था? डेविड बिन गोरियान। डेविड बिन गोरियान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। ठीक है, आगे देखते हैं जी। इसराइल केम इनटू बीइंग ऑन, जी, ये इमरान के मुताबिक जी 15 मई है। 15 मई, बस, चलो ठीक है। बी है, शायद 15 मई ही है। 15 मई ही है। अप्रैल में, जी ठीक है, 15 मई। आगे लेकिन बहरहाल इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मैं थोड़ा इस तारीखों में मुझे वो कंफ्यूजन हो जाती है। लैंड ऑफ जायन जूडिया इज लोकेटेड इन वेस्ट बैंक, कहाँ? जेरिको। ए, ए, जो जेरिको की जगह है उसको कहते हैं लैंड ऑफ जायंस या जूडिया। तो ये आपकी हो गई लेक्चर नंबर 29। और लेक्चर नंबर अब आपने 30 करना है कल के लिए। आप मुझे बताएं कि आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि तहरीम है, किरण शाह है, उमर हसनात है। ठीक है, अभी हमारी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी क्योंकि टाइम इसका होने वाला है ख़त्म। तो